पीरियड का अगर हम लोग टाइम पीरियड देख लेते हैं पहले, कब माना जाता है? 27 मार्च। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो 1625 है ये वेल फेमस्ड है, ठीक है ना, सबको पता है। 1625 से लेके 1649 तक का है। क्यों? इजी है, ये सबको पता है। लेकिन अगर ये मंथ दे देता है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो हम आपको अच्छे से आप लोगों को बता दे रहे हैं कि 27 मार्च, यस, 1625 टू 30 जनवरी, यस, 1649, ये आपका पीरियड माना जाता है कैरोलाइन पीरियड, मतलब चार्ल्स सेकेंड फर्स्ट का। और इसको द एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? द एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। आफ्टर द डेथ मैम ऑफ 27 मार्च वो रिपीट कर दीजिए। ओके, 27 मार्च 1625 टू 30 जनवरी 1649। क्लियर मैम? यस मैम, थैंक। ओके, देखते ही आगे। इसको बोला जाता है, इस एज को एक और नाम दिया जाता है, हालांकि इस एज को कई नाम दिया जाता है, लेकिन इसमें से एक जो फेमस नाम माना जाता है द एज ऑफ मिल्टन के भी नाम से जाना जाता है। प्यूरिटन एज भी जाना जाता है। एग्जैक्टली, इसको प्यूरिटन एज भी कहा मिल्टॉनिक जाता एज, हाँ मिल्टॉनिक एज, प्यूरिटन एज, है। यस, कैरोलाइन एज। हाँ, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट, द ग्रेट ब्रिटेन वाज रूल्ड बाय हिज सन किंग चार्ल्स फर्स्ट। अच्छा, आप लोग को पता है जो किंग जेम्स थे, इनका फुल नेम क्या था? इनका जो फुल नेम था जेम्स चार्ल्स स्टुअर्ट था। क्या नाम था इनका? जेम्स चार्ल्स, ओके, स्टुअर्ट था। ओके, इनका फुल नेम था, और यही चार्ल्स नेम यहाँ पर आ गया। और आप लोग को जानकारी होगी, ये जो चार्ल्स फर्स्ट है असल में चार्ल्स सेकेंड थे। ये सेकेंड बेटे थे इनके। फर्स्ट बेटे का डेथ होने की वजह से सेकेंड बेटा गद्दी बैठता है चार्ल्स फर्स्ट के नाम से। क्लियर हो गया? आगे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या होता है कि ओके, डेथ ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, सॉरी जेम्स फर्स्ट, द ग्रेट ब्रिटेन वाज ruled by his son Charles I for 24 years, that is from 1625, जैसा कि अभी हम लोगों ने जिक्र किया, to 1649, 30 जनवरी में इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। द टर्म कैरोलाइन इज derived from Latin, that means Charles. Okay, King Charles I is often called the Charles of Martyr. अगर इस तरीके से क्वेश्चन बन गया कि मार्टियर के नाम से कौन से मोनास्ट्री के लोग जाने जाते हैं या कौन से किंग को बोला जाता है, तो चार्ल्स है, ठीक है ना, क्योंकि इनकी जो एग्जीक्यूट किया गया था, बोला जाता है कि इन्होंने शहीदी दी थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं हिस्ट्री के कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द कैरोलाइन पीरियड वाज सब्जेक्ट टू ग्रोइंग रिलीजियस, पॉलिटिकल एंड सोशल डिसहार्मनी बिटवीन द किंग चार्ल्स फर्स्ट एंड हिज सपोर्टर्स। एक्चुअली उस समय पे जो माहौल था दो पार्ट में बट गया था। पहला जो था, जो किंग को या रॉयलिस्टी को सपोर्ट करते थे। दूसरा जो था, जो प्यूरिटन थे, मीन्स ऐसे कहिए कि डेमोक्रेटिक जो आम जनता थी उनको सपोर्ट करते थे। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या था? एक्चुअली मैम इन्होंने, टोरी और वीक थे ना? हाँ जी, टोरी और वीक थे। एग्जैक्टली, हाँ जी। तो इन्होंने जो शादी किया था कैथोलिक गर्ल से शादी किया था ना, जो प्रिंसेस थी वो क्या थी? कैथोलिक थी। इस वजह से ज्यादा रिवोल्ट हो जाता है, एक रिलीजियस रिवोल्ट हो जाता है, ठीक है, एकदम क्रूसेड टाइप का होने लगता है, और षड्यंत्र चालू हो जाता है इनको मारने का। और उसी समय इनके कुछ ऐसे जो चार्ल्स फर्स्ट थे, कुछ ऐसे इनके स्टेप्स भी थे जो सही नहीं थे उन देश के लिए, इंग्लैंड की जनता के लिए। खासकर युद्ध जो उन्होंने किया था, एक दो ऐसे युद्ध उन्होंने कर दिया जिसकी वजह से इंग्लैंड को मुंह की खानी पड़ी। और ये जो था वहां की जनता ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि उन्हें लगा कि ये हमारी रेपुटेशन को हानि पहुंच रही है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। बहुत ज्यादा डीप में हिस्ट्री हम लोग नहीं देखेंगे, उतना ही देखेंगे जितना हम लोगों के जरूरी होगा। known as the Royalist Party with the English Parliamentary। और आप लोग को पता होगा कि जो कैवलियर थे, रॉयलिस्ट पार्टी या कैवलियर जो पर्स थे, मतलब जो किंग के सपोर्टर थे, ठीक है ना,
वहां पे इसकी बात की जा रही है। एंड पर्टिकुलरली द प्यूरिटन डोमिनेंट मेंबर्स नोन एज द प्यूरिटन अपोजिशन। अच्छा, ये एक सवाल आ रहा है, इधर तो किंग है, रॉयलिस्ट, रॉयल है, और इधर प्यूरिटन है, तो प्यूरिटन इतनी ज्यादा हावी क्यों थे, क्यों इतने डोमिनेंट थे? रीजन क्या था? क्योंकि इनके पास था ट्रेड, ठीक है ना, व्यापार था, कॉलोनिज्म था। ये पैसे से, जैसे बोल सकते हैं कि पैसे से बहुत ज्यादा बड़े थे, मनी बहुत ज्यादा थे, ये किंग को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे आप लोगों ने एक लाइन सुनी होगी, रहीमन जग में दो बड़े, 1 रुपया 1 राम, राम से मुक्ति होते हैं, दाम करे सब काम। तो वही हाल था कि सारा काम कौन कर रहा था? पैसा कर रहा था, पैसे था प्यूरिटन के पास, तो सारी चीजें प्यूरिटन के ही हाथों में आ रही थी। और ये जो चार्ल्स फर्स्ट थे, इनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, ये इनकी बातें मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसकी वजह से ज्यादा रिवोल्ट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, इंक्रीजिंगली अपोज्ड द किंग पॉलिसीज। उनकी किंग जो पॉलिसीज थी किंग के, उसको वो लोग अपोज करने लगे। हालांकि 2-3 उन्होंने मीटिंग भी बुलाई थी, मीटिंग के बारे में भी बोला जाता है कि जो चार्ल्स फर्स्ट थे, पहली मीटिंग कब बुलाया था, दूसरी मीटिंग कब बुलाया था, ठीक है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो लेकिन ये लोग मीटिंग को मानते ही नहीं है, उसमें जाते ही नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, एन अटेम्प्ट टू कर्व दिस अथॉरिटी, दिस लेड टू सेवरल confrontations and disagreements between the kings and parliament. Even the English parliament also opposed to particularly aspects of King Charles rules and regulations. जो उनके रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, वो सब बहुत ज्यादा जिसे बोल सकते हैं सेटिस्फाइड नहीं थे, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट और होना स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। जो अंदरूनी था बाहर खुल के आने लगा। इंग्लिश सिविल वॉर, इनके जो माने जाते हैं कि राइट हैंड जो चार्ल्स फर्स्ट थे, उनके राइट हैंड माने जाते थे, कौन था? शायद जॉर्ज विलियर्ड थे शायद, ठीक है ना। वो बहुत ही ज्यादा, जिसे बोल सकते हैं कि ये किंग के राइट हैंड माने जाते थे। इनको भी मरवा दिया जाता है, और बोला जाता है, मतलब पहले तो इनको बंदी बनाया जाता है, और बोला जाता है कि अगर आप, कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिसमें साइन करना रहता है, कि अगर आप साइन नहीं करोगे तो इनको मार दिया जाता है। फाइनली साइन भी करना पड़ता है और इनको मार भी दिया जाता है। जो उनके जिसे बोल सकते हैं एडवाइजर थे, और चार्ल्स फर्स्ट के गाइड भी थे, काउंसलर भी थे, जॉर्ज विलर्स माने जाते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यस, English Civil War was our internal conflict between supporters of the King Charles First. Yes, King Charles First. Cavaliers and supporters of the Parliament round heads from their custom of wearing their hair cut short. And from 1642, yes, from 1642 to AD to 1649 resulted the executions of King Charles First. हालांकि इसी टाइम पे थिएटर भी क्लोज हो जाता है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। अच्छा, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि सिविल वॉर कब से कब माना जाता है, जी, आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि थिएटर कब क्लोज हुआ, ये तो वेल नोन है। अगर पूछ लिया जाए कि इंग्लैंड में जो सिविल वॉर हुआ था, वो कब से कब तक का था, तो सिविल वॉर का टाइम पीरियड कब माना जाता है? इंग्लैंड में सिविल वॉर हुआ था 16, यस, 25th, हाँ, 25th। 25th, नहीं, 25th में कहाँ से सिविल वॉर हो जाएगा? जो सिविल वॉर एकदम अच्छे से, भाई मैं बोल रही हूँ, वो पहले अंदरूनी विवाद चल रहा था, लेकिन जो खुल के विवाद चालू होता है 1642 टू 1651, ध्यान रखिएगा। जो इंग्लिश सिविल वॉर होता है चार्ल्स फर्स्ट के टाइम में, वो 1642 से लेकर 1651 के बीच में चलता है, ठीक है। और उसी बीच में 1649 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। आगे देख लेते हैं। यस, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। ओके, ओके, नेक्स्ट देखते हैं। The result executed Charles first and the end of aristocracy and gave gave away to Puritan interregnum to the Commonwealth period. क्या हो जाता है फिर? जो चार्ल्स को एग्जीक्यूट कर दिया था, ओलिवर क्रॉमवेल को गद्दी पे बिठा दिया जाता है। आगे देख लेते हैं। The Caroline period, which encompassed the reign of King Charles I of the England, concluded with his execution outside the banqueting house in 1649. Yes, he was indeed beheaded on January 30, 1649. Well known, अभी जस्ट इस पे हम लोगों ने चर्चा किया। The execution marked the end of the monarchy. और इससे क्या होता है कि राजा का पूरा सत्ता खत्म हो जाता है और जनता का शासन आ जाता है। Yes, B, which he did.
ओके सर, अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो अपनी माइक ऑफ कर लीजिए। ओके। काइंडली इन म्यूट योर इंग्लैंड, माइक टू ऑल ऑफ यू। यस। माइक अपनी लोग बंद कर, सभी लोग बंद रखें अपनी भाई, आपके ओके, घर की आवाज आने लगती है। yes. End of the monarchy in the England and led to the establishment of the Commonwealth। जो प्यूरिटन इंटरगनम चालू हो जाता है, कब चालू होता है? देखिए, जब ओलिवर क्रॉमवेल गद्दी बैठता है 1649 के बाद, जब एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो ओलिवर क्रॉमवेल होता है, बैठता है, और 1658 तक ओलिवर क्रॉमवेल होता है। उसके बाद इनका बेटा बैठता है, 2 साल तक राज करता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं रहता है। इसकी वजह से चार्ल्स को हटा दिया जाता है, मतलब उनको हटा दिया जाता है, ठीक है, उनके बेटे को। आगे देख लेते हैं। ऑफ द इंग्लैंड अंडर द लीडरशिप ऑफ द ओलिवर क्रॉमवेल। हु आर द नोटेबल राइटर एंड वर्क्स ऑफ दिस एज? इस टाइम पे कौन कौन नोटेबल राइटर थे? तो वेल नोन है जॉन मिल्टन। अच्छा, जॉन मिल्टन के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे प्यूरिटन टाइम के पोएट थे जो 3 मोनार्क को फेस किए थे? नहीं नहीं, 3 रूलर को फेस किए थे। तो कौन कौन आएगा? पहला तो जेम्स फर्स्ट आएंगे, ठीक है। दूसरा कौन आएगा? चार्ल्स फर्स्ट आएंगे। तीसरा कौन आएगा? ओलिवर क्रॉमवेल आएंगे। और मोनार्क की बात की जाएगी, और नहीं, चौथी में भी आएंगे ना, चार्ल्स सेकंड भी आते हैं ना। तो 4 लोगों को इन्होंने फेस किया था। हालांकि ये ओलिवर क्रॉमवेल को नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर मोनार्क की बात की जाएगी तो 3 मोनार्क थे, जेम्स फर्स्ट आएंगे, चार्ल्स फर्स्ट आएंगे, और चार्ल्स सेकेंड आएंगे। क्लियर हो गया इनके बारे में ऐसा क्वेश्चन? क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो लोग चौसर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर इस मैम रिपीट पीरियड में कर दीजिए पॉइंट। जी, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्यूरिटन टाइम में, ठीक है ना, प्यूरिटन टाइम में या कैरोलिन पीरियड में कौन से ऐसे पोएट थे, कौन से ऐसे ऑथर थे जिन्होंने 3 मोनार्क को फेस किया? अगर रूलर की बात की जाएगी तो 4 to 5 रूलर कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोनार्क की बात की जाएगी तो 3 मोनार्क आएंगे। पहला कौन आएगा? जेम्स फर्स्ट आएंगे, सेकेंड आएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। क्लियर हो गया मैम? यस। मैम आगे थैंक यू। देखते हैं। यस, मेजर प्रोज राइटर कौन कौन आते हैं उस टाइम पे? रॉबर्ट बर्टन होते हैं और सर थॉमस ब्राउनी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कैवेलियर पोएट। कैवेलियर पोएट वेल नोन होते हैं। ऐसे पोएट होते हैं जो मोनार्की को, रॉयलिस्ट को सपोर्ट करते हैं। मींस ऐसे समझिए ओवरऑल जो राजा को सपोर्ट करते हैं। अगर इस तरीके से बोला जाए, हु आर द कैवेलियर्स? द मैन आइदर कॉमन और ऑफिशियली आर पोएट्स हु सपोर्टेड किंग चार्ल्स द फर्स्ट, हु आर द कैवेलियर। ओके, वही होते हैं कैवेलियर। देखिए, देयर वर अ ग्रुप ऑफ फॉलोअर्स ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट हु आर known as Cavalier poet. They believed in the ideal of the Renaissance man, that is, who was a lover, a soldier, a gallant, a man of affairs, a musician, and the poet all at once. नेक्स्ट देखते हैं कॉमन फीचर इन द पोएट्री ऑफ कैवेलियर पोएट। उस टाइम के जो कॉमन फीचर हुआ करता था पोएट्री में, जो कैवेलियर पोएट लिखा करते थे, वो कौन कौन से थे उसको देख लेते हैं। जैसे द कैवेलियर पोएट यूज्ड डायरेक्ट एंड कॉलिक्वल लैंग्वेज एक्सप्रेसिव ऑफ द हाईली इंडिविजुअल पर्सनालिटी। मतलब उस टाइम के जो वहाँ के बोल सकते हैं कि जो रीजनल लैंग्वेज होते थे, उसको वो लोग यूज करते थे, और डायरेक्टली, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के नहीं। जैसे मेटाफिजिकल में आप लोगों ने देखा होगा कि बस एकदम घुमा फिरा के, बहुत टफ लैंग्वेज उनका नहीं हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट थीम इन देयर पोएट्री इंक्लूड द थीम ऑफ ऑनर एंड द थीम ऑफ द कार्पे डीम। कार्पे डीम ध्यान रखिएगा, मीन्स क्या होता है? सीज द डे। मतलब बोलते हैं ना कि जो भी है बस इसी पल है, कल के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देयर पोएट्री एम्स टू इंटरटेन रादर देन प्रोवोक द ऑडियंस। मतलब उनका यही एक एम होता था कि एंटरटेन करना, ऐसा नहीं कि बस ऑडियंस को उकसाना, उकसाना नहीं था, एंटरटेन कराना था। कहते हैं मोस्ट ऑफ दीज पोएट्स वर करते थे। एक्सपेक्ट अ फ्यू लाइक रॉबर्ट हैरी, इनको छोड़ करके मोस्टली क्या हुआ करते थे? वो कोर्टियर हुआ करते थे। नेक्स्ट देखते हैं मेजर कैवेलियर पोएट्स आर नोन आल्सो नोन एज द सन ऑफ बेन। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सन ऑफ बेन से यहाँ पे पूछा जाता है कि कौन कौन माने जाते हैं, ठीक है, क्या कौन कौन से पोएट या
कौन कौन से हैं जो सन ऑफ बेन के टाइटल से नवाजे गए हैं या किनको जाना जाता है, या ट्राइब ऑफ बेन, ये भी इसको ध्यान रखिएगा। ट्राइब ऑफ बेन के भी नाम से कौन कौन जाना जाता है, तो रॉबर्ट हेरिक हो गए, थॉमस कैरी हो गए, जॉन सैकविल हो गए, रिचर्ड लॉलेस हो गए। और आगे देख लेते हैं द ट्राइब ऑफ, यस ये तो पॉइंट ही है, ठीक है ना, द ट्राइब ऑफ बेन, ये पॉइंट ही है। द ट्राइब ऑफ बेन आर द सन ऑफ द इन्वॉल्व ऑफ द ग्रुप। Okay, now young poets and dramatists who were invited by Johnson to the Apollo Room. Actually Apollo Room होता क्या था, उस जगह पे जहाँ पे जिसे बोल सकते हैं कोई ऐसा प्लेस या कोई ऐसा हॉल जहाँ पे सारे पोएट्स ड्रामेटिस्ट को एक जगह पे गैदर किया जाए, इनवाइट किया जाए, ठीक है ना, उसको बोला जाता था अपोलो रूम। और वो किसने इनवाइट किया था, जॉनसन ने। These group of poets and playwrights were profoundly influenced by Johnson's writing, philosophy, and style. That's why they named themselves as his sons and presented themselves as his literary successors. Important point है, ध्यान रखिएगा। Next देखते हैं, the Cavalier poet was ended with King Charles I execution outside his own banqueting house in 1649. He was beheaded. King Charles I is often called as the Charles the Martyr. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट लिटरेट डिवाइसेस। उस टाइम पे जो लिटरेट डिवाइसेस थे वो कौन कौन से थे, तो पर्सनिफिकेशन वेल नोन है, आप लोग जानते हैं जब किसी चीज को हम, किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को हम पर्सनिफाइड कर देते हैं उसको बोलते हैं पर्सनिफिकेशन। आगे देख लेते हैं एलेग्री, एलेग्री भी वेल नोन है, जब कोई भी हम मोरालिटी की बात करते हैं, या ऐसा समझिए कि एलेग्री इज अ नरेटिव टेक्निक इन विच द कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स रिप्रेजेंट अब्स्ट्रैक्ट आइडिया or moral qualities. Okay, and it was utilized during the Caroline period. ये कब यूटिलाइज किया था, कैरोलाइन पीरियड में, टू कन्वे मोरालिटी या रिलीजियस पॉलिटिकल इन सब चीजों को कन्वे करने के लिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विट। विट जानते हैं क्या होता है, बुद्धिमत्ता, वाइजली के लिए बात की जाती है। विट रिफर्स टू द क्लेवर यूज ऑफ लैंग्वेज एंड ऑफन कैरेक्टराइज बाय वर्ड प्ले, जैसे पन में होता है, इसे एक प्रकार से भी कह सकते हैं कि जैसे पन में यूज किया जाता है वैसे विट में ही होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हाइपरबोली, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के चीजें, ठीक है। खासकर उसमें कौन आता है, अगर हाइपरबोली की बात की जाए तो थॉमस जो कैरी थे, उन्होंने अपने एजी करके 2 AG इनका एक वर्क था, उसमें इन्होंने इसको यूज किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है और लास्ट आता है, आफ्टर द डेथ ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट द ग्रेट ब्रिटेन वेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ ओलिवर क्रामवेल एंड Oliver Cromwell and the beginning of Puritan interregnum are the Commonwealth period. Now let's study Puritan interregnum. कल हम लोग इस पे बात करेंगे, प्यूरिटन इंटरगनम के बारे में।